बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शोभा नाम की एक लड़की की नई नई शादी हो रही थी। शोभा एक गरीब लड़की थी, परंतु उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई थी। उसके बाद जब शोभा पहले दिन अपने ससुराल में गई तो वह बहुत खुश थी कि अब उसकी जिंदगी में उसका एक नया जीवन साथी आया है। शोभा का पति अशोक और उसका जेठ विनोद शहर में काम करने चले जाते हैं। इसके बाद शोभा अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही थी। तभी वहाँ पर शोभा की जेठानी ऋतु आती है और कहती है, अरे शोभा बहन, तुम्हें शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मेरी देवरानी आ गई है, इसीलिए अब मैं घर में बैठकर आराम करूंगी और मेरी देवरानी शोभा घर का काम करेगी। अरे मेरा मतलब कि अब मेरी देवरानी शोभा घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी। क्यों नहीं दीदी, और वैसे भी इतने समय से आपने ही तो इस घर को संभाल रखा था। अब तो मैं भी आपकी सहायता करने के लिए आ गई हूँ। अब आप चिंता फ्री हो जाइए, आज से मैं आपकी काम में सहायता करूंगी। इसके बाद ऋतु वहाँ से चली जाती है। शोभा अपनी जेठानी को खुश करने के लिए हाँ तो बोल देती है, परंतु अंदर ही अंदर वो कहती है, अरे भगवान, ये क्या, मेरी जेठानी तो बहुत तेज है। यह तो जब तक इस घर में रहेगी तब तक मेरा खून चूसेगी। सभी लोगों को तो खुशी होती है जब उसकी नई नई देवरानी आती है, परंतु यह तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कि देवरानी नहीं बल्कि नौकरानी आई है। परंतु कोई बात नहीं दीदी, आने वाले समय में आपको एहसास हो जाएगा कि कौन नौकरानी है और कौन मालकिन है। इस तरह शोभा मन ही मन खुश हो रही थी, परंतु दूसरी तरफ ऋतु मन ही मन सोचती है, अब आएगा मजा। अभी कुछ ही दिन में इससे ऐसे ही प्यार से बातें करूंगी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मैं इसे अपना असली रूप दिखाऊंगी। इस तरह शोभा की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं और अब शोभा घर के काम में हाथ बटाने लगती है। परंतु जैसे ही शोभा घर का काम करने लगती है तभी ऋतु अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन ऋतु सुबह जल्दी उठकर शोभा से लड़ने की सोचती है। ऋतु शोभा के कमरे में जाती है और कहती है, अरे ओ शोभा, अब तुम अपने ससुराल में आ गई हो ना, कि मायके में जो तुम इतनी देर तक सोने लगी हुई हो। देखो तो जरा उठकर सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम हो कि अपने कमरे में मीठी मीठी नींद ले रही हो। हाँ दीदी, मुझे पता है कि अब मैं अपने ससुराल में आ गई हूँ, परंतु आज आपको क्या हुआ है जो आप सुबह सुबह इतनी जोर से चिल्ला रही हो? अरे शोभा, तुम पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, परंतु फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी शादी से पहले जब मेरे सर पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी तब तक बिल्कुल अच्छा चल रहा था, परंतु जैसे ही थोड़ी सी जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे सर पर डाली कि तुमने लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। एक आदर्श बहू का कर्तव्य होता है कि वह सुबह उठकर सबसे पहले नहाए, उसके बाद मंदिर में पूजा करे, फिर पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करे। और यहाँ तुम अपने आप को देखो जरा, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और तुम अभी तक सोकर नहीं उठी। इस तरह से ऋतु बहाना निकालकर शोभा पर चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर उन दोनों की सास निर्मला आती है और कहती है, अरे ऋतु बहू, आज तुम्हें क्या हो गया है जो तुमने सुबह सुबह पूरे घर को सर पर उठा रखा है? शोभा बहू अभी हमारे घर में नई नई आई है, इसलिए अभी इसे काम काज सीखने में थोड़ा समय लगेगा, और वैसे भी अभी सुबह के 6:30 ही बजे हैं और हम शहर के रहने वाले हैं, इसलिए शहर में लोग देर से ही उठते हैं। मेरी छोटी बहू आराम से पूरे घर का काम कर लेगी। हाँ हाँ माँ जी, आप तो शोभा का साथ ही दोगी, क्योंकि यह अभी नई नई इस घर में आई है और यह आपकी लाडली बहू है। परंतु जब मैं इस घर में आई थी नई नई तो आपने मुझे छोटी सी गलती के लिए कितना डांटा था। इस तरह से ऋतु अपनी सास और देवरानी को सुनाकर अपने कमरे की ओर जाने लगती है, परंतु शोभा ऋतु को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब आए दिन ऋतु हर छोटी सी गलती पर शोभा को बहुत डांटती। यह सब कुछ शोभा को बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने कमरे में चली जाती है। शोभा अपने कमरे में जाकर कहती है, अब बहुत हुआ, जो दीदी आए दिन मुझे सुनाई जा रही है। मुझे लगता है कि अब ये सही समय है कि मैं दादी माँ की वह जादुई दोनों साड़ियाँ भी निकाल लूं, क्योंकि अब दीदी मुझे आए दिन परेशान करने लगी है। यह पहली जादुई साड़ी तो मैंने बहुत दिन से पहन रखी है, परंतु अभी तक मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, परंतु अब और नहीं, आज से मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। इसके बाद शोभा वह जादुई दोनों साड़ियाँ भी निकाल लेती है जो उसकी दादी जी ने दी थी, और वह जादुई तीनों साड़ियाँ शोभा की दादी को किसी परी ने दी थी। इसके बाद शोभा वह जादुई लाल साड़ी लेकर ऋतु के कमरे में जाती है। शोभा देखती है कि वहाँ ऋतु सो रही है। शोभा वह साड़ी ऋतु के कमरे में रख देती है।
अच्छा, तो मुझे काम पर लगाकर दीदी यहाँ पर आराम कर रही है। परंतु कोई बात नहीं, जितना सोना है अभी सो लो, क्योंकि आज से मैं आपकी नींद हराम कर दूंगी। इतना बोलकर शोभा वहाँ से दबे पांव निकल जाती है। थोड़ी देर बाद रितु की नींद खुल जाती है। रितु अपने कमरे में रखी लाल साड़ी को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे पहन लेती। इसके बाद रितु वह साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। तभी शोभा एक मंत्र पढ़ती है, जादू जादू हे जादू, जल्दी से दिखा दे अपना जादू, और पलक झपकते ही कर दे रितु दीदी के शरीर में खुजली का जादू। शोभा के इतना कहते ही रितु के पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। अचानक खुजली होने के कारण रितु परेशान हो जाती है और शोभा से कहती है, अरे शोभा बहन, तुम्हारे पास कोई खुजली की दवाई है क्या? पता नहीं अचानक से मेरे पूरे शरीर में खुजली क्यों होने लगी। अगर ऐसे ही ये खुजली होती रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं रितु दीदी, मेरे पास खुजली की कोई भी दवा नहीं है। आप एक बार ठंडे पानी से नहाकर देख लो, क्या पता गर्मी के कारण आपको खुजली हो रही हो। अच्छा ठीक है, तुम घर के काम करो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर रितु वहाँ से चली जाती है और इसी तरह रितु पूरी रात खुजली करती रहती है। पूरी रात खुजली करने के कारण रितु सो नहीं पाती और इसी तरह आए दिन शोभा जादुई साड़ी की सहायता से रितु को परेशान करती रहती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन शोभा कहती है, दीदी को घर के काम करने में बहुत आलस आते हैं ना। अब देखना मैं क्या करती हूँ, जब मैं डाइनिंग टेबल पर उनके हाथ जाम कर दूंगी ना, जिसके बाद वह अपने सामने बहुत स्वादिष्ट खाना होने के बाद भी नहीं खा पाएंगी और न ही कुर्सी से उठ पाएंगी। इसके बाद शोभा आंखें बंद करती है और एक मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद शोभा किचन में जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। शोभा अपनी सास के साथ स्वादिष्ट खाना खा रही थी, परंतु रितु अपने हाथ हिला नहीं पाती। अपनी यह हालत देखकर रितु मन ही मन कहती है, हे भगवान, पता नहीं आए दिन मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले एक दिन मुझे पूरे शरीर में खुजली हो रही थी और आज जब मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी हूँ तो मेरे हाथ पर हिल नहीं रहे। कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही। रितु मन में सोच रही थी कि तभी रितु की सास निर्मला कहती है, क्या हुआ बहू, आज तू खाना क्यों नहीं खा रही है? यह देख, तेरे सामने कितना स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। यह दाल के पकौड़े तो लाजवाब है और यह खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू आज खाना क्यों नहीं खा रही। अपनी सास की बात सुनकर रितु झूठ कहती है, अरे माँ जी, वह आज मैंने घर की सुख शांति के लिए उपवास रखा है, बस इसीलिए आज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं और यही कारण है कि मैं यहाँ पर खाना नहीं खा रही हूँ। परंतु मैंने सोचा कि मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ, जिससे खाने में आपका मन लगे। निर्मला को रितु की बात पर विश्वास नहीं होता, परंतु वह चुपचाप खाना खाने लगती है। इसके बाद शोभा और निर्मला पेट भर के खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी निर्मला देखती है कि शोभा के कमरे में एक साड़ी बहुत चमक रही है। तभी वहाँ पर शोभा आ जाती है। निर्मला शोभा से कहती, बहू, तेरे पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ कहाँ से आई? और यह जो साड़ी तेरे कमरे में रखी हुई है, यह तो बहुत सुंदर लग रही है और यह तो कुछ रितु की साड़ी से मिलती जुलती है। कहीं आज जो रितु का हाल है वह तेरी करामत तो नहीं? निर्मला के पूछने पर शोभा अपनी सास को सारी बात बता देती है और जो साड़ी उसने पहनी हुई है उसके बारे में भी बता देती है कि वह जादुई साड़ी है। शोभा बहू, आज जो तूने रितु को सबक सिखाया है वह सबक रितु जिंदगी भर नहीं भूलेगी, परंतु अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। अब तो उसे पहले की तरह ठीक कर दे। अपनी सास के कहने पर शोभा हाथ जोड़कर एक मंत्र पढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ रितु के हाथ पैर हिलने लगते हैं। इसके बाद रितु मन ही मन सोचती है, लगता है मैंने घर का काम करना छोड़ दिया है, इसलिए मेरे हाथ पैर जाम होने लगे हैं। मैं कल से ही घर की सफाई में शोभा की सहायता करूंगी। इस तरह से रितु को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब औरत सोनाक्षी अपनी बेटी रूपाली के साथ रहती थी। सोनाक्षी बहुत ही गरीब थी। वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। सोनाक्षी को पार्लर का बहुत अच्छा काम आता था। उसे किसी भी साधारण सी लड़की को एक बहुत अच्छा ब्राइडल मेकअप करना आता था और उसी ने पूरे ब्यूटी पार्लर का काम संभाल रखा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन जब सोनाक्षी जॉब के लिए निकलने वाली होती है कि तभी रूपाली की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है।
सोनाक्षी रूपाली को बीमार देखकर बहुत घबरा जाती है और अपनी मालकिन को फोन करती है। हेलो मैम, दरअसल आज मेरी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आज मैं जॉब पर आने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने वाली हूँ, इसलिए कृपया करके आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। मैं मंडे से जॉब पर आ जाऊंगी। सोनाक्षी की मैडम का नाम रुक्मणी था। रुक्मणी स्वभाव से बहुत घमंडी किस्म की औरत थी। तभी सोनाक्षी फोन काट देती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अब रूपाली की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो जाती है। सोनाक्षी अपनी जॉब पर वापस जाती है। तभी सोनाक्षी को अपने सामने देखकर रुक्मणी को गुस्सा आ जाता है। ओ मैडम, कहाँ अंदर घुसी आ रही हो? आखिरकार 2 दिन बाद तुम्हें पार्लर आने का टाइम मिल ही गया। परंतु मैम, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए मैं 2 दिन पार्लर नहीं आ पाई। परंतु इसमें आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? हेलो मैडम, अब तुम्हें इतना होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो 2 दिन तुमने ब्यूटी पार्लर ना आकर मेरा इतना नुकसान कर दिया और ऊपर से पूछ रही है कि मैं भड़क क्यों रही हूँ। पिछले 2 दिनों से मेरा जितना भी नुकसान हुआ है, जब मैं उस नुकसान की भरपाई तेरी सैलरी से काटूंगी तो तुझे समझ में आएगा कि मैं तुझ पर इतना चिल्ला क्यों रही हूँ। परंतु मालकिन, मेरी 2 दिन ब्यूटी पार्लर ना आने से आपका कितना नुकसान हुआ होगा? मेरे 2 दिन ब्यूटी पार्लर में ना आने से ग्राहक तो फिर भी आपके ब्यूटी पार्लर आ ही रहे थे। फिर आप अपना सारा गुस्सा मेरे पर क्यों निकाल रही हो? अच्छा सोनाक्षी, मुझे लगता है तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लगी है। तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है। मैं इस दुकान की मालकिन हूँ और तुम्हारी भी मालकिन हूँ, और तुम हो कि मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो। बस मालकिन जी, बहुत हो गया। मैं इतने सालों से आपके ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हूँ, परंतु आज तक आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। परंतु फिर भी मैंने मन लगाकर आपके ब्यूटी पार्लर में काम किया। मेरा घर इतनी कम सैलरी में कैसे चल रहा है वह मैं ही जानती हूँ। और आज तो हद ही हो गई। मुझे आज से आपके यहाँ पर काम पर नहीं आना है। और आप बोल तो ऐसे रही हो कि आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा जल रहा है, परंतु असलियत तो यह है कि मेरे अंदर ही मेकअप करने की असली कला है। और आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा नहीं, बल्कि मेरी वजह से आपके घर का चूल्हा चलता है। इतना कहकर सोनाक्षी वह काम छोड़ देती है और अपने घर की ओर आने लगती है। तभी सोनाक्षी को एक पेड़ दिखाई देता है। सोनाक्षी उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने आने वाले समय के बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी की प्यारी सी बेटी रूपाली घर में बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी दादी आती है और कहती है, अरे बेटी, कोई है क्या घर में? देख, तेरे घर में आज एक भूखी बूढ़ी अम्मा खाना मांगने आई है। इसके बाद रूपाली अपने घर के बाहर आती है। अरे बेटी, कुछ खाने के लिए है क्या? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे पास और आगे चलने के लिए ताकत नहीं बची। हाँ दादी जी, मेरे घर में आइए, मैं अभी खाना खाने ही बैठी थी। मेरे हिस्से का कुछ खाना बचा होगा, आप वो खा लेना। मैं तो कल फिर खा लूंगी, परंतु आपने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, आपको उस खाने की ज्यादा आवश्यकता है। इसके बाद रूपाली बूढ़ी दादी के साथ अपने घर में जाती है। रूपाली बूढ़ी दादी को बेड पर बिठाकर अपने हिस्से का खाना दे देती है। वह दादी जी 2 दिन से भूखी थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और इस तरह थोड़ी देर बाद उनका पूरा पेट भर जाता है। इसके बाद दादी जी रूपाली से कहती है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस गरीब बूढ़ी औरत को भरपेट खाना खिलाया। मुझे तो लगता था कि अब इस दुनिया में कोई भी नेक दिल इंसान नहीं बचा, परंतु तुमने मुझे गलत ठहरा दिया। इस दुनिया में अभी भी तुम्हारे जैसे नेक दिल लोग जिंदा हैं। परंतु दादी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? मैंने तो आपको बस खाना ही खिलाया है। मेरी माँ एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि भूखे को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। अरे वाह बेटी, तुम्हारे संस्कार कितने अच्छे हैं। तुम्हारी बातों से तो पता लगता है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह बहुत ही संस्कारी और आदर्श स्त्री होगी। इसके बाद वह बूढ़ी दादी रानी परी में बदल जाती है। रूपाली, दरअसल मैं एक रानी परी हूँ और मैं लोगों की परीक्षा लेती हूँ, और आज मैंने तुम्हारी भी परीक्षा ली। बेटी, तुमने मुझे खाना खिलाया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। यह लो, यह 2 जादुई मस्कारे हैं। तुम्हारी माँ ब्यूटी पार्लर में काम करती है, इसलिए यह मस्कारे तुम्हारी माँ की सहायता करेंगे। तुम्हारी माँ जैसे ही इस मस्कारे से किसी भी प्रकार का मेकअप करने के लिए कहेंगी, तभी यह जादुई मस्कारे अपने जादू से उस औरत का जादू से मेकअप कर देंगी, जिससे तुम्हारी माँ को कोई भी फेस क्रीम नहीं खरीदनी पड़ेगी।
इसके बाद रूपाली रानी परी को धन्यवाद बोलती है। वह रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी घर की ओर आ रही थी। थोड़ी देर बाद सोनाक्षी अपने घर पहुँच जाती है। सोनाक्षी अपने बेड पर बैठ जाती है और जॉब छोड़ने के कारण बहुत परेशान थी। तभी रूपाली वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी है। हाँ बेटी, मुझे भी तुम्हें एक बहुत बुरी बात बतानी है, परंतु पहले तुम मुझे वह अच्छी बात बताओ। दरअसल मैं आज खाना खाने बैठी थी कि तभी एक बूढ़ी दादी भीख मांगते हुए हमारे घर पर आई, जो बहुत भूखी थी। मैंने उन्हें पेट भर के खाना खिलाया, जिससे खुश होकर उन्होंने मुझे 2 जादुई मस्कारे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम उन जादुई मस्कारों से दुनिया का सबसे अच्छा ब्राइडल मेकअप करवा सकते हैं। क्या रूपाली बेटी, तुम ये सही कह रही हो? यह तो बहुत अच्छी बात है और मुझे तुम्हें यह बात बतानी थी कि मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। मैं इसी बात से बहुत परेशान थी, परंतु अब परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे पास यह जादुई मस्कारे हैं। हाँ माँ, किसी ने कहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और माँ, अब जब आपने नौकरी छोड़ी दी है तो मैंने भी सोच लिया है कि आप अपनी इस हुनर की अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और खुद के लिए इन 2 जादुई मस्कारों से एक ब्यूटी पार्लर खोलें। तुम सही कह रही हो रूपाली, अब हम इन जादुई मस्कारों से एक ब्यूटी पार्लर खोलेंगे और इन जादुई मस्कारों से सभी का बहुत महंगा ब्राइडल मेकअप सस्ते में किया करेंगे और मेरे पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी और मैं अपनी दुकान कहीं और नहीं बल्कि अपनी मालकिन की दुकान के बगल में शुरू करूंगी। इसके बाद सोनाक्षी अपने गांव के सेठ के पास जाती है। सेठ से 20,000 रुपए उधार ले लेती है, जिससे सोनाक्षी बहुत जल्दी अपनी सेठानी के बगल में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर का दुकान खोल लेती है। उस दिन के बाद जब भी कोई नया ग्राहक सोनाक्षी के ब्यूटी पार्लर में आता तो सोनाक्षी उसे आंख बंद करने के लिए कहती। इसके बाद सोनाक्षी उन जादुई मस्कारों से बोलकर उसका सबसे सुंदर ब्राइडल मेकअप करवा देती। ग्राहक अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोनाक्षी को उसके काम के मुकाबले थोड़े ज्यादा पैसे देते हैं। अब इस तरह दिन बीत रहे थे और कुछ दिन बाद सोनाक्षी का ब्यूटी पार्लर उसकी सेठानी के मुताबिक बहुत अच्छी तरह चलने लगता है। यह देखकर रुक्मिणी को अपनी गलती का पछतावा होता है और उसे एहसास होता है कि वह सोनाक्षी से अपनी गलती की माफी मांग ले। रुक्मिणी सोनाक्षी के ब्यूटी पार्लर में जाती है और उसके बाद रुक्मिणी सबके सामने सोनाक्षी से माफी मांगती है। सोनाक्षी एक अच्छे दिल की औरत थी, वह रुक्मिणी को माफ कर देती है, परंतु वह वापस रुक्मिणी के ब्यूटी पार्लर में काम करने से मना कर देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी गांव में शोभा नाम की एक लड़की की नई शादी हो रही थी। शोभा एक गरीब लड़की थी, परंतु उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई थी। उसके बाद जब शोभा पहले दिन अपने ससुराल में गई तो वह बहुत खुश थी कि अब उसकी जिंदगी में उसका एक नया जीवन साथी आया है। शोभा का पति अशोक और उसका जेठ विनोद शहर में काम करने चले जाते हैं। इसके बाद शोभा अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही थी। तभी वहाँ पर शोभा की जेठानी ऋतु आती है और कहती है, अरे शोभा बहन, तुम्हें शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरी देवरानी आ गई है, इसीलिए अब मैं घर में बैठकर आराम करूंगी और मेरी देवरानी शोभा घर का काम करेगी। अरे मेरा मतलब कि अब मेरी देवरानी शोभा घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी। क्यों नहीं दीदी, और वैसे भी इतने समय से आपने ही तो इस घर को संभाल रखा था, अब तो मैं भी आपकी सहायता करने के लिए आ गई हूँ। अब आप चिंता फ्री हो जाइए, आज से मैं आपकी काम में सहायता करूंगी। इसके बाद ऋतु वहाँ से चली जाती है। शोभा अपनी जेठानी को खुश करने के लिए हाँ तो बोल देती है, परंतु अंदर ही अंदर वो कहती है, अरे भगवान, ये क्या, मेरी जेठानी तो बहुत तेज है। यह तो जब तक इस घर में रहेगी तब तक मेरा खून चूसेगी। सभी लोगों को तो खुशी होती है जब उसकी नई नई देवरानी आती है, परंतु यह तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कि देवरानी नहीं बल्कि नौकरानी आई है। परंतु कोई बात नहीं दीदी, आने वाले समय में आपको एहसास हो जाएगा कि कौन नौकरानी है और कौन मालकिन है। इस तरह शोभा मन ही मन खुश हो रही थी, परंतु दूसरी तरफ ऋतु मन ही मन सोचती है, अब आएगा मजा। अभी कुछ ही दिन में इससे ऐसे ही प्यार से बातें करूंगी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मैं इसे अपना असली रूप दिखाऊंगी।
इस तरह शोभा की शादी को कुछ दिन बीत जाते हैं और अब शोभा घर के काम में हाथ बटाने लगती है। परंतु जैसे ही शोभा घर का काम करने लगती है तभी ऋतु अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन ऋतु सुबह जल्दी उठकर शोभा से लड़ने की सोचती है। ऋतु शोभा के कमरे में जाती है और कहती है, अरे ओ शोभा, अब तुम अपने ससुराल में आ गई हो ना कि मायके में जो तुम इतनी देर तक सोने लगी हुई हो। देखो तो जरा उठकर सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम हो कि अपने कमरे में मीठी मीठी नींद ले रही हो। हाँ दीदी, मुझे पता है कि अब मैं अपने ससुराल में आ गई हूँ, परंतु आज आपको क्या हुआ है जो आप सुबह सुबह इतनी जोर से चिल्ला रही हो? अरे शोभा, तुम पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, परंतु फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारी शादी से पहले जब मेरे सर पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी तब तक बिल्कुल अच्छा चल रहा था। परंतु जैसे ही थोड़ी सी जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे सर पर डाली कि तुमने लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। एक आदर्श बहू का कर्तव्य होता है कि वह सुबह उठकर सबसे पहले नहाए, उसके बाद मंदिर में पूजा करे, फिर पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करे। और यहाँ तुम अपने आप को देखो जरा, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और तुम अभी तक सोकर नहीं उठी। इस तरह से ऋतु बहाना निकालकर शोभा पर चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर उन दोनों की सास निर्मला आती है और कहती है, अरे ऋतु बहू, आज तुम्हें क्या हो गया है जो तुमने सुबह सुबह पूरे घर को सर पर उठा रखा है? शोभा बहू अभी हमारे घर में नई आई है, इसलिए अभी इसे काम काज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। और वैसे भी अभी सुबह के 6:30 ही बजे हैं और हम शहर के रहने वाले हैं, इसलिए शहर में लोग देर से ही उठते हैं। मेरी छोटी बहू आराम से पूरे घर का काम कर लेगी। हाँ माँ जी, आप तो शोभा का साथ ही दोगी क्योंकि यह अभी नई इस घर में आई है और यह आपकी लाडली बहू है। परंतु जब मैं इस घर में आई थी नई तो आपने मुझे छोटी सी गलती के लिए कितना डांटा था। इस तरह से ऋतु अपनी सास और देवरानी को सुनाकर अपने कमरे की ओर जाने लगती है, परंतु शोभा ऋतु को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब आए दिन ऋतु हर छोटी सी गलती पर शोभा को बहुत डांटती। यह सब कुछ शोभा को बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने कमरे में चली जाती है। शोभा अपने कमरे में जाकर कहती है, अब बहुत हुआ, जो दीदी आए दिन मुझे सुनाई जा रही है। मुझे लगता है कि अभी सही समय है कि मैं दादी माँ की वह जादुई दोनों साड़ियाँ भी निकाल लूं, क्योंकि अब दीदी मुझे आए दिन परेशान करने लगी है। यह पहली जादुई साड़ी तो मैंने बहुत दिन से पहन रखी है, परंतु अभी तक मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। परंतु अब और नहीं, आज से मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। इसके बाद शोभा वह जादुई दोनों साड़ियाँ भी निकाल लेती है जो उसकी दादी जी ने दी थी, और वह जादुई तीनों साड़ियाँ शोभा की दादी को किसी परी ने दी थी। इसके बाद शोभा वह जादुई लाल साड़ी लेकर ऋतु के कमरे में जाती है। शोभा देखती है कि वहाँ ऋतु सो रही है। शोभा वह साड़ी ऋतु के कमरे में रख देती है। अच्छा, तो मुझे काम पर लगाकर दीदी यहाँ पर आराम कर रही है, परंतु कोई बात नहीं, जितना सोना है अभी सो लो, क्योंकि आज से मैं आपकी नींद हराम कर दूंगी। इतना बोलकर शोभा वहाँ से दबे पांव निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ऋतु की नींद खुल जाती है। ऋतु अपने कमरे में रखी लाल साड़ी को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे पहन लेती। इसके बाद ऋतु वह साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। तभी शोभा एक मंत्र पढ़ती है, जादू जादू हे जादू, जल्दी से दिखा दे अपना जादू, और पलक झपकते ही कर दे ऋतु दीदी के शरीर में खुजली का जादू। शोभा के इतना कहते ही ऋतु के पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। अचानक खुजली होने के कारण ऋतु परेशान हो जाती है और शोभा से कहती है, अरे शोभा बहन, तुम्हारे पास कोई खुजली की दवाई है क्या? पता नहीं अचानक से मेरे पूरे शरीर में खुजली क्यों होने लगी। अगर ऐसे ही यह खुजली होती रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं ऋतु दीदी, मेरे पास खुजली की कोई भी दवा नहीं है। आप एक बार ठंडे पानी से नहाकर देख लो, क्या पता गर्मी के कारण आपको खुजली हो रही हो। अच्छा ठीक है, तुम घर के काम करो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर ऋतु वहाँ से चली जाती है और इसी तरह ऋतु पूरी रात खुजली करती रहती है। पूरी रात खुजली करने के कारण ऋतु सो नहीं पाती और इसी तरह आए दिन शोभा जादुई साड़ी की सहायता से ऋतु को परेशान करती रहती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन शोभा कहती है, दीदी को घर के काम करने में बहुत आलस आते हैं ना। अब देखना मैं क्या करती हूँ, जब मैं डाइनिंग टेबल पर उनके हाथ जाम कर दूंगी ना, जिसके बाद वह अपने सामने बहुत स्वादिष्ट खाना होने के बाद भी नहीं खा पाएंगी और न ही कुर्सी से उठ पाएंगी। इसके बाद शोभा आंखें बंद करती है और एक मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद शोभा किचन में जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। शोभा अपनी सास के साथ स्वादिष्ट खाना खा रही थी, परंतु ऋतु अपने हाथ हिला नहीं पाती।
अपनी यह हालत देखकर रितु मन ही मन कहती है, हे भगवान, पता नहीं आए दिन मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले एक दिन मुझे पूरे शरीर में खुजली हो रही थी और आज जब मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी हूँ तो मेरे हाथ पर हिल नहीं रहे। कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो रही। रितु मन में सोच रही थी कि तभी रितु की सास निर्मला कहती है, क्या हुआ बहू, आज तू खाना क्यों नहीं खा रही है? यह देख, तेरे सामने कितना स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है। यह दाल के पकौड़े तो लाजवाब है और यह खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू आज खाना क्यों नहीं खा रही। अपनी सास की बात सुनकर रितु झूठ कहती है, अरे माँ जी, वह आज मैंने घर की सुख शांति के लिए उपवास रखा है, बस इसीलिए आज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं और यही कारण है कि मैं यहाँ पर खाना नहीं खा रही हूँ। परंतु मैंने सोचा कि मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ जिससे खाने में आपका मन लगे। निर्मला को रितु की बात पर विश्वास नहीं होता, परंतु वह चुपचाप खाना खाने लगती है। इसके बाद शोभा और निर्मला पेट भर के खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी निर्मला देखती है कि शोभा के कमरे में एक साड़ी बहुत चमक रही है। तभी वहाँ पर शोभा आ जाती है। निर्मला शोभा से कहती है, बहू, तेरे पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ कहाँ से आई? और यह जो साड़ी तेरे कमरे में रखी हुई है यह तो बहुत सुंदर लग रही है और यह तो कुछ रितु की साड़ी से मिलती जुलती है। कहीं आज जो रितु का हाल है वह तेरी करामत तो नहीं? निर्मला के पूछने पर शोभा अपनी सास को सारी बात बता देती है और जो साड़ी उसने पहनी हुई है उसके बारे में भी बता देती है कि वह जादुई साड़ी है। शोभा बहू, आज जो तूने रितु को सबक सिखाया है वह सबक रितु जिंदगी भर नहीं भूलेगी, परंतु अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। अब तू उसे पहले की तरह ठीक कर दे। अपनी सास के कहने पर शोभा हाथ जोड़कर एक मंत्र पढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ रितु के हाथ पैर हिलने लगते हैं। इसके बाद रितु मन ही मन सोचती है, लगता है मैंने घर का काम करना छोड़ दिया है, इसलिए मेरे हाथ पैर जाम होने लगे हैं। मैं कल से ही घर की सफाई में शोभा की सहायता करूंगी। इस तरह से रितु को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी गांव में एक गरीब औरत सोनाक्षी अपनी बेटी रूपाली के साथ रहती थी। सोनाक्षी बहुत ही गरीब थी। वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। सोनाक्षी को पार्लर का बहुत अच्छा काम आता था। उसे किसी भी साधारण सी लड़की को एक बहुत अच्छा ब्राइडल मेकअप करना आता था और उसी ने पूरे ब्यूटी पार्लर का काम संभाल रखा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन जब सोनाक्षी जॉब के लिए निकलने वाली होती है कि तभी रूपाली की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। सोनाक्षी रूपाली को बीमार देखकर बहुत घबरा जाती है और अपनी मालकिन को फोन करती है। हेलो मैम, दरअसल आज मेरी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आज मैं जॉब पर आने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने वाली हूँ, इसलिए कृपया करके आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। मैं मंडे से जॉब पर आ जाऊंगी। सोनाक्षी की मैडम का नाम रुक्मणी था। रुक्मणी स्वभाव से बहुत घमंडी किस्म की औरत थी। तभी सोनाक्षी फोन काट देती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अब रूपाली की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो जाती है। सोनाक्षी अपनी जॉब पर वापस जाती है। तभी सोनाक्षी को अपने सामने देखकर रुक्मणी को गुस्सा आ जाता है। ओ मैडम, कहाँ अंदर घुसी आ रही हो? आखिरकार 2 दिन बाद तुम्हें पार्लर आने का टाइम मिल ही गया। परंतु मैम, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बेटी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए मैं 2 दिन पार्लर नहीं आ पाई। परंतु इसमें आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? हेलो मैडम, अब तुम्हें इतना होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो 2 दिन तुमने ब्यूटी पार्लर ना आकर मेरा इतना नुकसान कर दिया और ऊपर से पूछ रही है कि मैं भड़क क्यों रही हूँ। पिछले 2 दिनों से मेरा जितना भी नुकसान हुआ है, जब मैं उस नुकसान की भरपाई तेरी सैलरी से काटूंगी तो तुझे समझ में आएगा कि मैं तुझ पर इतना चिल्ला क्यों रही हूँ। परंतु मालकिन, मेरे 2 दिन ब्यूटी पार्लर ना आने से आपका कितना नुकसान हुआ होगा। मेरे 2 दिन ब्यूटी पार्लर में ना आने से ग्राहक तो फिर भी आपके ब्यूटी पार्लर आ ही रहे थे, फिर आप अपना सारा गुस्सा मेरे पर क्यों निकाल रही हो? अच्छा सोनाक्षी, मुझे लगता है तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लगी है। तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है। मैं इस दुकान की मालकिन हूँ और तुम्हारी भी मालकिन हूँ, और तुम हो कि मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो। बस मालकिनशिप बहुत हो गया। मैं इतने सालों से आपके ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हूँ, परंतु आज तक आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। परंतु फिर भी मैंने मन लगाकर आपके ब्यूटी पार्लर में काम किया। मेरा घर इतनी कम सैलरी में कैसे चल रहा है वह मैं ही जानती हूँ, और आज तो हद ही हो गई। मुझे आज से आपके यहाँ पर काम पर नहीं आना है।
और आप बोल तो ऐसे रही हो कि आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा जल रहा है, परंतु असलियत तो यह है कि मेरे अंदर ही मेकअप करने की असली कला है और आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा नहीं बल्कि मेरी वजह से आपके घर का चूल्हा जलता है। इतना कहकर सोनाक्षी वह काम छोड़ देती है और अपने घर की ओर आने लगती है। तभी सोनाक्षी को एक पेड़ दिखाई देता है। सोनाक्षी उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने आने वाले समय के बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी की प्यारी सी बेटी रूपाली घर में बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी दादी आती है और कहती है, अरे बेटी, कोई है क्या घर में? देख, तेरे घर में आज एक भूखी बूढ़ी अम्मा खाना मांगने आई है। इसके बाद रूपाली अपने घर के बाहर आती है। अरे बेटी, कुछ खाने के लिए है क्या? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे पास और आगे चलने के लिए ताकत नहीं बची। हाँ दादी जी, मेरे घर में आइए, मैं अभी खाना खाने ही बैठी थी। मेरे हिस्से का कुछ खाना बचा होगा, आप वो खा लेना। मैं तो कल फिर खा लूंगी, परंतु आपने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, आपको उस खाने की ज्यादा आवश्यकता है। इसके बाद रूपाली बूढ़ी दादी के साथ अपने घर में जाती है। रूपाली बूढ़ी दादी को बेड पर बैठाकर अपने हिस्से का खाना दे देती है। वह दादी जी 2 दिन से भूखी थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है और इस तरह थोड़ी देर बाद उनका पूरा पेट भर जाता है। इसके बाद दादी जी रूपाली से कहती है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस गरीब बूढ़ी औरत को भरपेट खाना खिलाया। मुझे तो लगता था कि अब इस दुनिया में कोई भी नेक दिल इंसान नहीं बचा, परंतु तुमने मुझे गलत ठहरा दिया। इस दुनिया में अभी भी तुम्हारे जैसे नेक दिल लोग जिंदा हैं। परंतु दादी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? मैंने तो आपको बस खाना ही खिलाया है। मेरी माँ एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि भूखे को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। अरे वाह बेटी, तुम्हारे संस्कार कितने अच्छे हैं। तुम्हारी बातों से तो पता लगता है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह बहुत ही संस्कारी और आदर्श स्त्री होगी। इसके बाद वह बूढ़ी दादी रानी परी में बदल जाती है। रूपाली, दरअसल मैं एक रानी परी हूँ और मैं लोगों की परीक्षा लेती हूँ और आज मैंने तुम्हारी भी परीक्षा ली। बेटी, तुमने मुझे खाना खिलाया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। यह लो, यह 2 जादुई मस्कारे हैं। तुम्हारी माँ ब्यूटी पार्लर में काम करती है, इसलिए यह मस्कारे तुम्हारी माँ की सहायता करेंगे। तुम्हारी माँ जैसे ही इस मस्कारे से किसी भी प्रकार का मेकअप करने के लिए कहेंगी, तभी यह जादुई मस्कारे अपने जादू से उस औरत का जादू से मेकअप कर देंगी, जिससे तुम्हारी माँ को कोई भी फेस क्रीम नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसके बाद रूपाली रानी परी को धन्यवाद बोलती है। वह रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी घर की ओर आ रही थी। थोड़ी देर बाद सोनाक्षी अपने घर पहुँच जाती है। सोनाक्षी अपने बेड पर बैठ जाती है और जॉब छोड़ने के कारण बहुत परेशान थी। तभी रूपाली वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी है। हाँ बेटी, मुझे भी तुम्हें एक बहुत बुरी बात बतानी है, परंतु पहले तुम मुझे वह अच्छी बात बताओ। दरअसल मैं आज खाना खाने बैठी थी कि तभी एक बूढ़ी दादी भीख मांगते हुए हमारे घर पर आई, जो बहुत भूखी थी। मैंने उन्हें पेट भर के खाना खिलाया, जिससे खुश होकर उन्होंने मुझे 2 जादुई मस्कारे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम उन जादुई मस्कारों से दुनिया का सबसे अच्छा ब्राइडल मेकअप करवा सकते हैं। क्या रूपाली बेटी, तुम ये सही कह रही हो? यह तो बहुत अच्छी बात है और मुझे तुम्हें यह बात बतानी थी कि मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। मैं इसी बात से बहुत परेशान थी, परंतु अब परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे पास यह जादुई मस्कारे हैं। हाँ माँ, किसी ने कहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और माँ, अब जब आपने नौकरी छोड़ी दी है तो मैंने भी सोच लिया है कि आप अपनी इस हुनर की अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और खुद के लिए इन 2 जादुई मस्कारों से एक ब्यूटी पार्लर खोलें। तुम सही कह रही हो रूपाली, अब हम इन जादुई मस्कारों से एक ब्यूटी पार्लर खोलेंगे और इन जादुई मस्कारों से सभी का बहुत महंगा ब्राइडल मेकअप सस्ते में किया करेंगे और मेरे पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी और मैं अपनी दुकान कहीं और नहीं बल्कि अपनी मालकिन की दुकान के बगल में शुरू करूंगी। इसके बाद सोनाक्षी अपने गांव के सेठ के पास जाती है। सेठ से 20,000 रुपए उधार ले लेती है, जिससे सोनाक्षी बहुत जल्दी अपनी सेठानी के बगल में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर का दुकान खोल लेती है।
उस दिन के बाद जब भी कोई नया ग्राहक सोनाक्षी के ब्यूटी पार्लर में आता तो सोनाक्षी उसे आंख बंद करने के लिए कहती। इसके बाद सोनाक्षी उन जादुई मस्कारों से बोलकर उसका सबसे सुंदर ब्राइडल मेकअप करवा देती। ग्राहक अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोनाक्षी को उसके काम के मुकाबले थोड़े ज्यादा पैसे देते हैं। अब इस तरह दिन बीत रहे थे और कुछ दिन बाद सोनाक्षी का ब्यूटी पार्लर उसके सेठानी के मुताबिक बहुत अच्छी तरह चलने लगता है। यह देखकर रुक्मिणी को अपनी गलती का पछतावा होता है और उसे एहसास होता है कि वह सोनाक्षी से अपनी गलती की माफी मांग ले। रुक्मिणी सोनाक्षी के ब्यूटी पार्लर में जाती है और उसके बाद रुक्मिणी सबके सामने सोनाक्षी से माफी मांगती है। सोनाक्षी एक अच्छे दिल की औरत थी, वह रुक्मिणी को माफ कर देती है, परंतु वह वापस रुक्मिणी के ब्यूटी पार्लर में काम करने से मना कर देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।